MCQs इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस वीडियो के अंदर जो है आई थिंक मोर देन 20 MCQs शामिल किए गए हैं, जिन पर साथ साथ डिस्कशन भी होती जाएगी और उस MCQs के ऊपर बात भी होगी। द फर्स्ट वन इज which considered as a threat to the concept of absolute sovereignty to the state, globalization, nationalism। दोबारा देखिए, which is considered as a threat to the concept of absolute sovereignty to the state। सवाल यह है कि रियासत जो कि सावरन होती है और एब्सोल्यूट सावरन होती है, वो अपनी मर्जी की, अपनी मंशा की खुद मालिक होती है, तो उसकी जो सावरन पोजीशन है उसको सबसे बड़ी थ्रेट जो है इस वक्त किस चीज़ से है? ग्लोबलाइजेशन से या नेशनलिज्म से? द करेक्ट ऑप्शन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो अमल है वो जिस कदर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, रियासत की जो सावरन पोजीशन है वो उसके साथ साथ कमज़ोर हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है इसने रियासत की जो सावरन पोजीशन है उसको मुतासर किया है, उसको कमज़ोर किया है। और जैसे जैसे दुनिया में अंदर ग्लोबलाइजेशन की खसूसियत जो है वो गालिब आती जा रही है, रियासत एज ए सॉवरन स्टेट वो कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। द नेक्स्ट देखते हैं, एन एडवोकेसी ऑफ पॉजिटिव गवर्नमेंट एक्शन टू प्रमोट द वेलफेयर of individuals, support for civil rights, and tolerance for political and social change is called liberalism, socialism, idealism। दोबारा देखिए, an advocacy of positive government action to improve the welfare of individual, support for civil rights, and tolerance for पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज इज कॉल्ड। सवाल ये है या ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट के जो ऐसे अमल हैं उनको जो चीज़ सपोर्ट करती है, मसलन वेलफेयर इंडिविजुअल जो है अफराद की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए काम करना, सपोर्ट्स द सिविल राइट्स, शहरियों के जो सिविल राइट्स हैं उनको फ़रोग देना, प्रमोट करना और लोगों के अंदर बर्दाश्त पैदा करना, पॉलिटिकल टॉलरेंस पैदा करना, सोशल चेंज के लिए काम करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करती हैं? लिबरलिज्म। या ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? लिबरलिज्म, सोशलिज्म, आइडियलिज्म। द करेक्ट ऑप्शन इज लिबरलिज्म। जो लिबरलिज्म है बेसिकली लिबरलिज्म एडवोकेट द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट for the action to improve the welfare of individuals. Liberalism supports for civil rights, liberalism supports the tolerance, and liberalism also support for political and social change। तो ये सारी खसूसियात जो हैं वो लिबरलिज्म की हैं। द नेक्स्ट MCQ है, belligerent is a nation or person engaging in a peace, terrorism, war। Belligerent is a nation or person engaging in a peace, terror, war। ये है war। जंगजू जो है वो मुतहारब जंगजू या ना रवैया अख्तियार करना, जंग के लिए तसादम के लिए जो है वो उकसाना या जंग के लिए तैयार रहना, ये है बिलिजिरेंसी या बिलिजिरेंट। तो इसका ताल्लुक जो है वो जंग के साथ होता है। द इंडिविजुअलिस्ट रिगार्डेड द स्टेट एज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ए नेसेसरी इवल। जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो स्टेट के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, क्या सोच रखते हैं कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, कि रियासत जो है वो एब्सोल्यूट होती है, या रियासत ए नेसेसरी इवल है। तो जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो रियासत को एक नेसेसरी इवल का दर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि रियासत जो है जितनी ताकतवर होगी, जितने कवानीन बनाएगी, फ़र्द की आज़ादी और फ़र्द के जो हुकूक हैं वो इतने महदूद होते जाएंगे। और वो समझते हैं कि रियासत जो है
रियासत एक ऐसा अदारा है जिसको मजबूरन कबूल किया जाता है, यानी इसको बखुशी कबूल नहीं किया जाता। इट इज़ ए नेसेसरी ईवल, ये एक लाजमी बुराई है, यानी ये कोई अच्छा अदारा नहीं है, लेकिन इसको मजबूरन जो है इंसान को कबूल करना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअलिस्ट जो हैं उनका ख्याल है, जबकि जो आइडियलिस्ट हैं इसके मुकाबले में वो रियासत को जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो मानते हैं। द नेक्स्ट MCQ इज आइडियलिज्म स्ट्रांगली सपोर्ट्स टोटलिटेरियनिज्म इंडिविजुअलिज्म। आइडियलिज्म जो है वो सपोर्ट करता है टोटलिटेरियनिज्म, यानी आइडियलिज्म जो है वो रियासत को एक ताकतवर, बाख्तियार और एब्सोल्यूट अथॉरिटी के तौर पे देखना चाहता है। जबकि जो इंडिविजुअलिस्ट हैं, जो इंडिविजुअलिज्म है वो फ़र्द को ज़्यादा हुकूक देना चाहते हैं, उसकी आज़ादी का ज़्यादा हामी है, और रियासत के को कम अज़ कम जो है वो अथॉरिटी देना चाहते हैं, और रियासत को वो अच्छा भी ख्याल नहीं करते। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है टोटलिटेरियनिज्म। आइडियलिज्म strongly supports totalitarianism. The next MCQ is the legislature of Russia is called Duma, Congress, Shura. The correct option is Duma. Congress is the name of American legislature and Shura is the name of Afghanistan legislature. Shura अफगानिस्तान की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है, कांग्रेस अमेरिकन लेजिस्लेचर का नाम है, और डोमा जो है डेट इज द नेम ऑफ रशियन लेजिस्लेचर। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन 1618, 1648, 1690। द करेक्ट ऑप्शन इज 1648। तो जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है डेट वाज साइंड आफ्टर द 30 ईयर्स वार। तो यूरोप के अंदर जो है 1618 से लेकर 1648 तक एक जंग लड़ी गई, और वो जंग जो है वो 30 ईयर्स वार कहलाती है, क्योंकि वो 30 साल तक जारी रही। उस जंग के खात्मे के बाद जो है एक ट्रीटी हुआ यूरोपियन स्टेट्स के दरमियान। डेट ट्रीटी इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया which was signed in 1648. The next MCQ is the Treaty of Versailles was signed in 1960, 1919, 1924. The correct option is 1919। यानी ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है, जो पहली जंग अजीम है, उसके खात्मे के बाद जो है इत्तेहादी ताकतों और जो महवरी ताकतें थीं, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स जो थीं, उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था, और इसमें इत्तेहादी ताकतों ने जो है वो जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई थीं, और इसी ट्रीटी की वजह से जो है वो जंग का ख़ात्मा हुआ और बाकायदा तौर पे जंग ख़त्म हुई, और फिर लीग ऑफ नेशन की तरफ जो है दुनिया जो थी उसने पेशकदमी की। Who was the Japanese Prime Minister at the time of World War II? तो जब दूसरी जंग अज़ीम लड़ी गई उसमें जापान का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि जापान जो है उसने अमेरिका की बंदरगाह के ऊपर जो खुदकुश हवाई हमले किए थे, और उसके बाद जंग बड़ी तेज़ हो गई थी, और उसके रद्द अमल में जो है अमेरिका ने फिर जापान के ऊपर एटम बम बरसाए, नागासाकी पर और हिरोशिमा पर। तो इस हवाले से उस वक़्त जो जापान के जो वज़ीर आज़म थे, द क्वेश्चन इज़ हु वाज द जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड? हाइडकी ताजाओ, शिकांग ताजाओ। द करेक्ट ऑप्शन इज़ हाइडकी ताजाओ। तो पहला ऑप्शन जो है हाइडकी ताजाओ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट थे, और बरतानिया जो है उसके जो वज़ीर आज़म थे वो विंस्टन चर्चिल थे। जबकि दूसरी जंग अज़ीम में जापान का भी बहुत बड़ा किरदार है, और उसमें हाइडकी ताजाओ जो थे वो जापान के वज़ीर आज़म थे। द नेक्स्ट
MCQ is, who was the president of USA for just one day? बहुत दिलचस्प है कि कौन शख्स है जो अमेरिका का सिर्फ एक दिन के लिए प्रेसिडेंट रहा. Who was the president of USA for just one day? David Rice Atchison, Truman. The correct option is David Rice Atchison. Who was the president of USA for just one day? David Rice Atchison. तो ये सिर्फ 24 घंटों के लिए जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे. तो ये बहुत दिलचस्प है कि अमेरिका जैसी जो बड़ी रियासत है, ताकतवर रियासत है, और उसमें सिर्फ एक दिन का प्रेसिडेंट जो है, ये तो ख्वाब लगता है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. 1947 को जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो क्वेश्चन ये है उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे. देयर आर टू ऑप्शंस, ट्रूमैन, रूजवेल्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रूमैन. बेसिकली जो रूजवेल्ट थे वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन 1945 में जो है रूजवेल्ट का इंतकाल हो गया और अमेरिकन आइन के मुताबिक जब सदर फौत हो जाता है या रिज़ाइन दे देता है या उसके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट हो जाती है और उसका मुआवजा हो जाता है और वो बरतरफ हो जाता है, या फिर किसी भी वजह से अमेरिकन जो प्रेसिडेंसी है, जो अमेरिकन सदर का ओहदा है वो खाली हो जाता है, तो फिर नए सदर के इंतखाब नहीं करवाया जाता, बल्कि जो नैब सदर होता है वो ओहदा सदारत पर फायज हो जाता है. तो ट्रूमैन जो थे ये अमेरिका के नैब सदर थे. रूजवेल्ट के दौर में ये वाइस प्रेसिडेंट थे और जब रूजवेल्ट का इंतकाल हुआ तो ये रूजवेल्ट की जगह पे अमेरिका के सदर बन गए. तो जब पाकिस्तान कायम हुआ तो ये ट्रूमैन जो थे पाकिस्तान के सदर थे. डिडेंटे मीन्स ये टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. डिडेंटे मीन्स ए मिलिट्री अलायंस, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, एजेंसी ऑफ यूएनओ. डिडेंटे मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन. डिटेंटे मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन. तो बेसिकली ये जो टर्म है ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान कोल्ड वार का दौर शुरू हुआ और इंतहाई ज़्यादा कशीदगी पैदा हो गई थी और दुनिया जंग के दहाने पर, एक तीसरी आलमगीर जंग के दहाने पर खड़ी हो गई थी. तो उस दौर के अंदर जो है वो जो टेंशन थी कोल्ड वार की वजह से रियासतों के दरमियान, अमेरिका और रूस के दरमियान, या फिर अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक के दरमियान, या इसको नेटो और वारसा पैक्ट के दरमियान कहा जा सकता है. तो जो टेंशन थी उसको रिलीज़ करने के लिए जो इकदाम किए गए उस वक्त जो है ये टर्म जो थी वो सामने आई. डिटेंटे मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन. The next MCQ is, the headquarter of ICJ is at New York, Hague, London. The headquarter of ICJ is at, ICJ means International Court of Justice. UNO जो है उसके 6 बुनियादी इदारे हैं, जिसमें से छठा बुनियादी इदारा जो है वो ICJ means International Court of Justice. तो जो यूएनओ है उसके जितने भी अदारे हैं उनके हेडक्वार्टर्स अमेरिका न्यूयॉर्क में वाक़या हैं, लेकिन जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ये यूएनओ का वाहद बुनियादी इदारा है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क की बजाय हेग में कैंप किया गया है. हेग जो है वो नीदरलैंड का शहर है, यानी हॉलैंड का शहर है, और यहाँ पे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कैंप किया गया है. नेक्स्ट एमसीक्यू इज, आसियान इज ए मिलिट्री अलायंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ए एजेंसी ऑफ यूएनओ. द करेक्ट ऑप्शन इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. आसियान एसोसिएशन of South East Asian nations.
ASEAN stands for Association of South East Asian Nations. तो ये क्या है? That is a regional organization. ये एक इलाकाई बैनुल अक़वामी तंजीम है. Who presented the 14 points of peace? Who presented the 14 points of peace? चर्चिल, वुडरो विल्सन, क़ायद-ए-आज़म. तो हमारे यहाँ जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनके जो 14 नुकात हैं, जो 14 पॉइंट्स हैं, वो बहुत मशहूर हैं. लेकिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स हैं वो दरअसल हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए. यानी क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात का तल्लुक़ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए थे इन 1929. लेकिन यहाँ जो जिन 14 पॉइंट्स का जिक्र किया जा रहा है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने पेश किए थे. और वुडरो विल्सन ने पहले 14 नुकात पेश किए थे और इन्हीं 14 नुकात की बुनियाद के ऊपर जो है लीग ऑफ नेशन जो है वो कायम हुई थी. तो पहली जंग अज़ीम के दौरान जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो वुडरो विल्सन थे. तो ही प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स ऑफ पीस और दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए, क़याम अमन के लिए जो है वो वुडरो विल्सन ने 14 नुकात पेश किए. द नेक्स्ट MCQ इज वारसा पैक्ट was signed in 1949, 1955, 1960. The correct option is 1955. Actually 1949 में in 1949 नेटो जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी और फिर नेटो के रद्द अमल में अमेरिका जो है उसने रशिया जो है USSR जो है उसने अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर वारसा पैक्ट की बुनियाद रखी थी. द नेक्स्ट MCQ इज NPT came into effect in the year 1970, 1980, 1990. The correct option is 1970. NPT means Non-Proliferation Treaty. ये बेसिकली एक ट्रीटी है जिसका मकसद जो था एटमी जो असला है उसके अदम फैलाव के लिए, यानी उसकी फैलाव को रोकथाम के लिए जो है ये 1970 में 1970 जो है ये ट्रीटी जो था वो किया गया. और इसका मकसद जो है एटमी असले के फैलाव को रोकना था ताकि दुनिया के अंदर जो है ये ख़तरनाक दौड़ शुरू ना हो कि दुनिया की रियासतें जो है वो एटमी असले की दौड़ में शामिल हो जाएं. तो इसके लिए एक बाकायदा तौर पे 1970 में एक ट्रीटी किया गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. लीग ऑफ नेशन was established after the Treaty of Cito Versailles, Baghdad. The correct option is Versailles. लीग ऑफ नेशन जो है यानी पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया गया था और लीग ऑफ नेशन जो है established after the Treaty of Versailles. तो इत्तेहादी रियासतों और जर्मनी के दरमियान जो है जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था उसकी बुनियाद के ऊपर फिर लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया गया. द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंडेड द वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड. तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है इसने पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे का ऐलान किया. बल्कि पहली जंग अज़ीम का ख़ात्मा जो था उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो था वो तय पाया गया. और फिर जो लीग ऑफ नेशन है जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका मकसद जो था वो दूसरी आलमगीर जंग को रोकना था, उसकी बुनियाद जो थी वो रखी गई. तो यहाँ पे द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंडेड द वॉर, द करेक्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. तो पहली जंग अज़ीम जो है उसका ख़ात्मा जो था वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की बुनियाद पर किया गया.
जी, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आपने चंद MCQs जो थे वो देखे और सुने भी, और उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए नई होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पहले से जानते होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें आप पहले से जानते हैं तो वो कन्फर्म हो जाती हैं या उनकी रिवीजन हो जाती है, और जो चीज़ें आपके लिए नई होती हैं उससे आपके इल्म में जो है वो यकीनन जो है वो इजाफा होता है। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के दरमियान इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर कोई तजवीज़ हो तो फिर हमारे साथ उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसको आपकी तजवीज़ के मुताबिक आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाया जा सके। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह हाफिज़।